बिहार के लिए है कि बाहर के लिए है, हम लोग की लड़ाई किससे है, गठबंधन होगा कि नहीं होगा, इस तरह का लोग सवाल पूछते हैं। दूसरा एक सेट ऑफ सवाल होता है जिसमें लोग पूछते हैं कि भाई बिहार में शिक्षा कैसे सुधरेगी, यहाँ पर रोजगार कैसे होगा। भाई साहब ने पूछा कि आप किसानों के लिए कुछ नहीं बोलते हैं, कृषि के लिए क्या कीजिएगा। और तीसरा सेट ऑफ क्वेश्चन होता है जहां इंडिविजुअल्स अपने अपनी समझ की बात करते हैं कि भैया टीचर के लिए आप क्या कीजिएगा। भाई साहब ने पूछा इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन के लिए क्या कीजिएगा। अलग अलग उस तरह के सवाल हैं। इन पर आए उससे पहले एक मुस्लिम साथी ने पूछा कि आपने कहा है, पहले तो भाई साहब आपने वो वीडियो ठीक देखा नहीं है। सवाल ये पूछा गया कि आपकी समझ से सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कितनी जरूरत है। तो मैंने जवाब ये दिया कि सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुसलमानों की जरूरत बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए है, समाज को सुधारने के लिए है, एक बेहतर व्यवस्था बने उसके लिए है। सत्ता में आने के लिए सिर्फ इस्तेमाल मुसलमानों का अगर किया जाएगा तो आप वोट बैंक की तरह दिखे जाएंगे। ये स्टेटमेंट हमने इमारते शरिया के फुलवारी शरीफ के ऑफिस में दिया था। पूरा वीडियो देख लीजिए तब सवाल कीजिए। आप अपने आप को प्रबुद्ध करते हैं और आपने बिना सोचे समझे जो वहां बोला है कम से कम उस पर कोई सवाल हो तो कीजिए। दूसरा सामान्य सवाल लोगों का ये होता है, भैया जन सुराज पर काहे भरोसा करें। ये तो बात ठीक है, लेकिन ये सवाल जो है जो सबसे ज्यादा पूछते हैं लोग कि भैया पीछे के दलों ने भी ठगा है, आप भी बोल रहे हैं बढ़िया बढ़िया बात, कल होकर आप भी धोखा कर सकते हैं। तो जन सुराज पर आप भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो मेरी समझ ये है कि आपको जन सुराज पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जन सुराज पर भैया भरोसा मत करो। फिर उपाय क्या है, मान लीजिए कि आपको कोई रोग हुआ है, चीनी का रोग सब लोग जानते हैं। चीनी का रोग आपको हो गया, आप वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं दवा के लिए, तो लोग बताते हैं, डॉक्टर साहब ने बताया कि ये दवा खाइए, लेकिन अब चीनी का रोग जीवन में खत्म नहीं होगा। आपको संयम से रहना पड़ेगा, थोड़ा योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, चीनी मत खाइए, चावल मत खाइए, तो धीरे धीरे आपका जीवन चलता रहेगा, लेकिन चीनी का रोग ठीक नहीं होगा। मान लीजिए फिर आपका लड़का आया, बोला नहीं बाबूजी ऐसा कैसे होगा, जहानाबाद का डॉक्टर ही कहा होगा, चलिए हम आपको पटना में दिखाते हैं। पटना में जाइएगा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ये कह सकता है कि भाई ये जो डॉक्टर साहब जहानाबाद में दवा लिखे, इससे नया एक और दवा आ गया है, लेकिन ठीक तो चीनी का रोग हम भी नहीं कर सकते हैं, रोग तो रहेगा ही। अब आपको 2 टाइम नहीं खाना पड़ेगा दवा, एक के बार खाइएगा तो ठीक रहेगा। अब आप घर आ गए, आपने सोचा भैया अब तो इसी के साथ जीवन बिताना है, डॉक्टर ने बता दिया ये लाइलाज बीमारी है, संयम के साथ रहेंगे तो काम चल जाएगा। फिर अचानक से कोई आपका दोस्त मित्र दिल्ली से फोन किया कि भैया दिल्ली में एक डॉक्टर है, इसके पास चीनी के रोग का इलाज है, आप भागे भागे वहां पहुंचिएगा। दिल्ली आप पहुंचे, डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने कहा हाँ भाई इलाज तो है, एक नई दवा आई है अभी अमेरिका से, जिसको अगर आप खाएं तो चीनी का रोग ठीक हो सकता है, आप तो खुश हो जाइएगा। फिर वो डॉक्टर बताएगा लेकिन एक दिक्कत है कि ठीक होने की संभावना 50% है, 50% संभावना है कि ठीक हो भी सकता है, 50% संभावना है कि ठीक नहीं भी हो सकता है। तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब ये होगा कि भैया 50% तो संभावना है ना, चलो आप ट्राई करके देखो शायद ठीक हो जाए। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि बिहार में जितने दल हैं वो पहले से, जो यहाँ राजद है, जदयू है, भाजपा है, वो वही पुरानी दवा है जिसको खा खा के आप देख के सब परख के देख लिए, अब उसमें सुधार नहीं हो रहा है। और जन सुराज एक नई दवा आई है जो काम कर भी सकती है, काम नहीं भी कर सकती है। तो अब आप लोग तय कर लीजिए कि नया दवा ट्राई करना चाहते हैं कि पुराना एक्सपायर दवा ही खाकर जीना चाहते हैं। आप तय कर लो भाई, नया दवा खाना है ना, तो नया दवा में कोई गारंटी नहीं है कि ठीक होगा, 50% चांस है। तो जहानाबाद का आदमी क्या कहेगा, अरे भाई 30 बरिस से लालू नीतीश भाजपा कांग्रेस को देख के थक गए, चलो एक बार नए ट्राई करके देख लेते हैं, शायद कुछ ठीक हो जाए। और अगर नहीं ठीक होगा तो 5 बरिस के बाद आपके पास फिर उपाय है।
आप जैसे दूसरे दल को हटाते हो वैसे जनसुराज को भी मार के हटाइए। एक चीज अब आपको एक आंकड़ा देते, ताली मत बजाइए, समझ लीजिए। पूरे देश में 1/3 देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सिर्फ 5 ही राज्यों में है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 5 राज्यों में देश की 1/3 अर्थव्यवस्था है। इन 5 राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग दलों की सरकार है, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, इनकी आर्थिक सामाजिक परिस्थिति अलग अलग रही है। और सबसे महत्वपूर्ण, आजादी के समय ये 5 राज्य करीब करीब बिहार के बराबर के ही राज्य थे आर्थिक और विकास के नजरिए से। तो इन 5 राज्यों में ऐसा क्या हुआ कि ये आज बिहार से इतना आगे निकल गए? बिहार से ही नहीं, देश के अन्य राज्यों से भी बहुत आगे निकल गए। आप ध्यान से देखिएगा तो उन 5 राज्यों में एक बात कॉमन है, जो मैंने अभी दवा वाली बात बताई उससे जुड़ी हुई। इन 5 राज्यों में आज तक आजादी के बाद 78 साल में इन 5 राज्यों में कोई भी दल, कोई भी नेता 10 वर्ष से ज्यादा समय तक वहां लगातार मुख्यमंत्री नहीं रहा है। जनता वहां पलटती रहती है। और बिहार में एक बार आप लालू को पकड़ लिए तो उसी का पैर पकड़ के अटके लटके हुए हैं। एक बार मोदी जी का चेहरा अच्छा लग गया तो मोदी जी चाहे आपको ट्रेन पर बैठाएं या घर में लेटाएं, आप मोदी जी को नहीं छोड़िएगा। तो मेरे भाई, लोकतंत्र अगर जिंदा होगा, लोकतंत्र में नेता को अगर ये डर होगा कि मैं काम नहीं करूंगा तो जनता हमको हटाएगी, तभी काम होगा। चाहे वो नेता जनसुराज का हो, भाजपा का हो, जदयू का हो, राजद का हो। और किसी दल का नेता अगर ये समझ जाए कि भैया हम कुछ काम करे न करे जनता हम ही को वोट देगी, तो कभी भी वो काम नहीं करेगा। देखिए, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान साथी बैठे हुए हैं। बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली किसकी है? मुसलमानों की है। इनकी इतनी दुर्दशा क्यों है? बाकी ये लोग से जिसको खड़ा कराइएगा तो मुसलमान कहेगा भैया हम लोग को सब ने ठग लिया, हमको कांग्रेस ने ठगा, हमको राजद ने ठगा, हमको भाजपा परेशान कर रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी ये दुर्दशा क्यों है। आपकी दुर्दशा इसलिए है कि आपने लोकतांत्रिक अपने सारे दरवाजे खुद से बंद कर लिए। लोगों को मालूम है कि भैया इनका काम करो या मत करो, इनके साथ खड़ा रहो या मत रहो। अब तो स्थिति यहाँ आ गई है कि इनसे वोट मांगो या न मांगो, जो भी इनको भाजपा को हराता हुआ दिखेगा ये वोट हमको देगा ही देगा। इसीलिए मुसलमानों का काम कोई नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि दूसरों का काम हो रहा है, लेकिन मुसलमानों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं। पदयात्रा के दौरान हमने ये देखा कि जो मुसलमानों के बड़े गांव है, आप जाकर जहानाबाद में भी देख लीजिएगा, जो मुसलमानों के ऐसे गांव जहां उनकी आबादी 3000 से ज्यादा है, उन गांवों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। उसकी जब मैंने यहाँ पर एक उसका स्टडी कराया तो ये पाया कि भाई इसी बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा फटेहाली, बदहाली मुसलमानों के बड़े गांव में क्यों है। तो पता ये चला कि भाई जब मुसलमानों के ये गांव राजनीतिक तौर पर चिन्हित कर लिए गए, जब वहां से कोई जदयू का, भाजपा का चुनाव जीतता है तो उसको मालूम है कि यही वो गांव है जहां से हमारे खिलाफ 3000, 4000, 5000 वोट पड़ा था। तो 5-5 साल उस गांव में विधायक आता ही नहीं है, कोई काम नहीं कराता है। और दूसरी बात, अगर कहीं गलती से राजद वाला जीत गया तो वो कहता है कि तो 5000 वोटवा अपना जेबे में है, इसका काम क्यों करा, ये सब कहां जाएगा। तो दोनों ही हालत में मुसलमानों के गांव में काम नहीं हो रहा है। और हमारी बात पर अगर आपको यकीन न हो तो आप जाकर देख लीजिएगा। अभी आप यहां से खड़े खड़े पश्चिम चंपारण में सबसे ज्यादा बदहाल प्रखंड कौन है? मझौलिया। पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा बदहाल प्रखंड, पिछड़ा प्रखंड कौन है? तुरकौलिया, नरकटिया। गोपालगंज में सबसे पिछड़ा प्रखंड कौन है? मुसलमानों की आबादी वाला जो सबसे बड़ा बरौली है वो सबसे पिछड़ा प्रखंड है। मधुबनी में, दरभंगा में, सिवान में, छपरा में, आंख बंद करके सीतामढ़ी में जाइए, सबसे पिछड़ा प्रखंड कौन है? बरगेनिया। इन सब प्रखंडों में आप देखिएगा मुसलमानों की आबादी 80,000, 1 लाख से ज्यादा है। ऐसा क्यों है?
क्योंकि ये गांव, ये पूरे के पूरे प्रखंड मुसलमानों के लोगों ने राजनीतिक तौर पर चिन्हित कर लिए हैं। जिनका आप विरोध कर रहे हैं वो तो आपको परेशान कर ही रहा है, वो आपका काम नहीं करता है। लेकिन जिनको आप वोट देकर जिताने की कोशिश कर रहे हैं वो भी जब जीत कर जाता है कहता है सब जाएगा कहां, हमको तो वोट देवे करेगा, इसलिए वो भी आपका काम नहीं करता है। तो मेरे भाई, कमोवेश यही स्थिति पूरे बिहार की है। लोगों को मालूम है कि 5 बरस लोग अपने विधायक को, सांसद को गाली देते हैं, उससे परेशान है, उसको सबक सिखाने की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव आएगा तो जैसे मुस्लिम साथी भाजपा के डर से वही लालटेन को वोट देते हैं, उसी तरह हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग है जिसको लालू जी से डर लगता है, लालू के जंगल राज से डर लगता है। वो कहता है चलो कतनो खराब है, लालू से तो ठीक है भैया, चलो इसी को वोट दे देते हैं। ये बिहार की दुर्दशा का मुख्य कारण यही है कि लोग यहाँ सब कुछ जानने, समझने, भोगने के बाद लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू। तो जब तक ये स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक एक प्रशांत किशोर आए या 10 प्रशांत किशोर आए, ये सुधार नहीं हो सकता है। आप ये मत मानिए कि कोई जन सुराज में आया है, प्रशांत किशोर आए हैं, ये सुधार देंगे। ये सुधार नहीं हो सकता है। जब तक यहाँ की जनता नहीं सुधरेगी, आप नहीं सुधरोगे तो कैसे सुधार होगा। जनता का हालत देखिए। जो मुसलमान है, आपको बताया गया है और हम लोग क्या बताएंगे, आपके तो दीन में ये बात बताई गई है कि मुसलमानों को हक के साथ खड़ा होना है। लेकिन आज का मुसलमान किसके साथ खड़ा है? आप हक के साथ नहीं खड़े हैं, आप तो तादाद के साथ खड़े होते हैं। आपके दिमाग में एक के बात चल रहा है, भाजपा को कौन हराएगा, किसकी तादाद ज्यादा है। तो और आप ये नहीं समझते हैं कि अगर तादाद की चिंता की गई होती तो इस्लाम की तो शुरुआत ही नहीं होती मेरे भाई। इस्लाम के शुरू करने वाले लोग तो 2 ही थे, तादाद तो उल्टे साइड में थी। और आप जो है, आपको तादाद, अगर बातिलों का भी तादाद है, भाजपा को हराता दिखता है तो आप उसको भी वोट देते हैं। अब फिर कहते हैं कि हम इतना दुर्दशा में जी रहे हैं। कैसे सुधार होगा भाई, जब आप अपने कौम की बात नहीं मान रहे, पैगंबर साहब की बात नहीं मान रहे हैं, जो बात कुरान में, हदीस में लिखी गई उसको नहीं समझ रहे हैं, तो कैसे कोई नेता, कोई दल आपको सुधार देगा। आपके हदीस में ये लिखा गया है ना भाई कि हर मुसलमान की ये जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों के साथ आपको इंसाफ करना है, अपने बच्चों को अच्छा नाम देना है, उनकी अच्छी परवरिश करनी है, उनकी आपको चिंता करनी, तालीम और तरबियत की चिंता करनी है। आज बिहार में आधे से ज्यादा मुसलमान चाह कर भी अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन भाजपा का डर इतना है कि जिन लोगों ने आपको इस स्थिति में पहुंचाया है कि आप हदीस में बताई हुई बात भी इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अपने जीवन में लागू नहीं कर पा रहे हैं, उसी आदमी को जाकर आप फिर वोट देते हैं इस नाम पर कि हमको भाजपा को हराना है। यहाँ जितने मुसलमान हैं जिनसे पूछिएगा, कहेगा भैया हम लोग तो अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं। बात तो ठीक है, हम आपको कह रहे हैं भैया आपसे ज्यादा राजनीतिक तौर पर डरपोक कौम हमने कोई देखा ही नहीं है। भाजपा का कोई नाम बता दे, अब बस आप लोग डर के मारे उसको वोट दे दीजिएगा। अरे भाई आप हमारी बात मत मानिए, जन सुराज से बिल्कुल सरोकार मत रखिए, लेकिन जो बात इस्लाम में बताई गई, जो बात आपके पैगंबर साहब ने बताई, कम से कम उसको तो देखिए। पैगंबर साहब ने लिखा है ना ये बात कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ नहीं होगी उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। ये बात हमने तो नहीं कही है। अरे भाई कब ताली बजाते हो तो इस लाइन को पूरा पढ़ लीजिए। पैगंबर साहब ने क्या लिखा कि जिसको अपने रहनुमाओं की समझ, जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ नहीं होगी उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाएगा। अब आज का जो हुक्मरान है वो बिहार में हो, देश में हो, आपको जालिम लगता है तो भाई पैगंबर साहब ने क्या कहा, ये जालिम हुक्मरान आपके ऊपर कब मुसल्लत किए जाएंगे, जब आपने अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती की होगी। तो ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आरजेडी ठीक है, कांग्रेस ठीक है, वो छोड़िए। ये तो बात प्रमाणित तौर पर इस्लाम में लिखी हुई है कि ऊपर वाला आपके ऊपर जालिम हुक्मरान तभी बैठाएगा जब आप गलत रहनुमाओं को चुनोगे। तो आप 30 बरस से गलत रहनुमाओं को चुन रहे हैं,
इसीलिए ये दुर्दशा में पड़े हुए हैं और वो कोई नहीं सुधार सकता है। जब तक मुसलमानों की अपनी समझ नहीं होगी तब तक इसको कोई नहीं सुधार सकता है। आप आए हैं हमारे पीछे, अरे भाई प्रशांत किशोर जी नया आदमी आए हैं, आप कितना हिस्सेदारी दीजिएगा, कितना सीट लड़ाइएगा। मुसलमानों की दुर्दशा देखिए, आपकी आबादी है 18%। आप लोग ज्यादातर मुस्लिम साथी कहते हैं कि भैया हम लोग को हिस्सेदारी नहीं मिलती है। बिहार में कुल आबादी के हिसाब से आपके 40 विधायक होने चाहिए थे, हैं सिर्फ 19। ये बड़ी चर्चा भी आप लोग करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये चर्चा का विषय ही नहीं है, ये चर्चा का विषय होना ही नहीं चाहिए। क्यों? अरे भाई राजद वालों ने, कांग्रेस वालों ने आपको टिकट नहीं दिया इसलिए आपके 19 ही विधायक हैं। चर्चा का विषय ये होना चाहिए कि बिहार में आबादी के हिसाब से 1650 मुसलमान मुखिया होना चाहिए। है कितना? 1200 से कम। आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य मुसलमान होना चाहिए। है कितना? 11,000 से कम। अब आप हमको बताइए कि आपको मुखिया बनने से किसने रोका? आपको वार्ड सदस्य किसने बनने से रोक दिया? किसी ने पूछा आप कैसे कम्युनलाइजेशन रोकिएगा? अरे भाई, आप जब राजनीति में आप और आपके बच्चे शामिल ही नहीं हो रहे हैं तो आपकी जड़ मजबूत होगी ही नहीं, तो आपका लीडरशिप पैदा ही कहां से होगा? लालू जी ने आपका सबसे बड़ा नुकसान ये किया कि आपके दिमाग में बैठा दिया कि अगर जिंदा रहना चाहते हो, सुरक्षित रहना चाहते हो तो मेरा लालटेन लेके चलते रहो, अपने पैर पर मत खड़ा हो। ये बात आपको लालू जी ने बता दी और ये उन्होंने सबसे बड़ा नुकसान किया है। इस बात को आप समझिए। लालू जी विधायक का टिकट दे ना दे, मुसलमानों के मन में ये बात आ गई है कि हम राजनीति में लड़कर अपने बल पर नहीं खड़ा हो सकते हैं, हम जीत नहीं सकते हैं। इसीलिए आपके समाज के लड़के वार्ड सदस्य भी नहीं लड़ते हैं, इसीलिए वो मुखिया भी नहीं लड़ते हैं जितना लड़ना चाहिए। तो अगर आप अपने पैर पर नहीं खड़ा होइएगा तो आपको कोई ना कोई रहनुमा ढूंढना पड़ेगा और जिसके पीछे चलिएगा वो आपको ठगेगा ही ठगेगा। भाई किसी के पीछे चलिएगा, आपकी अपनी क्षमता नहीं है तो वो ठगेगा ही ठगेगा। ठगना मतलब अपना उसका काम निकल जाएगा तो आपको नहीं पूछेगा। तो अगर आपको अपनी दशा सुधारनी है तो किसी दल को वोट दीजिए, नहीं दीजिए वो आपका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि मुसलमान समाज के लोग राजनीति में, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। निचले स्तर से, समाज के स्तर से अपने बीच से ऐसे लोग खड़ा करें जो आपकी नुमाइंदगी कर सके। वो अगर आप नहीं कीजिएगा तो आपको हमेशा कोई ना कोई आपके नजर में धोखा ही देगा। भाई आप ही के इस्लाम में बताया गया है कि बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन मुसलमान आज क्या चाहता है? कोई तेजस्वी यादव, कोई राहुल गांधी, कोई प्रशांत किशोर, कोई ममता बनर्जी आ जाए, अब भाजपा को हरा दे, हम लोग फिर सुकून का जिंदगी जीने लगे। अरे मेरे भाई ये नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि आपके पैगंबर साहब ने बताया है कि जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अगर ये इस बात में दम नहीं होता तो आपके इस्लाम में ये बताया गया होता कि जद्दोजहद मत करो, चुपचाप बैठे रहो, मौके के इंतजार में रहो, जब बढ़िया मौका आएगा तो अपने आप जीवन सुधर जाएगा। ऐसी बात नहीं है। तो जो भी मुस्लिम साथी यहाँ हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपको जिसके साथ रहना है रहिए, जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को, अपने बीच से काबिल लड़कों को, नौजवानों को राजनीति में लाइए। जब तक आपके बच्चे राजनीति में नहीं आएंगे, मुखिया, विधायक, सरपंच नहीं बनेंगे, तब तक आपके भले की बात नहीं हो सकती है। कोई 20 करोड़ की आबादी सिर्फ किसी दूसरे के भरोसे नहीं रह सकती है। आपको दूसरे के साथ रहना है, सिर्फ उसके भरोसे नहीं रहना है। तो ये हो गई मुसलमानों की बात। अब 2 बात मैं आपको बताऊंगा कि जन सुराज, 3 बात जो महत्वपूर्ण है कि शिक्षा कैसे सुधारेगा, पलायन कैसे रोकेगा, और तीसरी बात बिहार में भ्रष्टाचार कैसे कम होगा। तो उल्टा ही शुरू कर लेते हैं, भैया बिहार में भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। तो हम उनमें से नहीं है जो ये कहता है कि हम आएंगे जीत के तो भ्रष्टाचार रोक देंगे। कोई किसी के पास दुनिया में ये सॉल्यूशन नहीं है, उपाय नहीं है कि वो जीत कर आएगा, कोई कानून बना देगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार किसी एक व्यक्ति, किसी एक कानून से नहीं सुधर सकता है। लेकिन दुनिया में जो देश आज ईमानदार देश के तौर पर जाने जाते हैं,
आप में से कई लोग जानते होंगे स्कैंडिनेवियन कंट्री जो हैं, डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्वीडन है, नीदरलैंड्स है, कुछ दूसरे देश जैसे सिंगापुर है, न्यूजीलैंड है, इन देशों को आप जिनको देश दुनिया में सबसे ईमानदार देश माना जाता है, वहां सबसे कम करप्शन है। आप उन देश की व्यवस्था को जाकर अध्ययन करेंगे कि भाई उन लोगों ने अपना भ्रष्टाचार कैसे कम किया। तो उन्होंने मूलतः 4 बातें की हैं जो कि जनसुराज बिहार में करना चाहता है। पहली बात उन्होंने ये की कि समाज में ये चेतना जगाई कि आप ईमानदार लोगों को चुनकर भेजिए। तो जनसुराज ये कह रहा है कि भाई जब कैंडिडेट कल खड़ा हो, जनसुराज से कोई अच्छा कैंडिडेट, मान लीजिए गलती से खड़ा हो गया कोई गलत कैंडिडेट, तो उसको भी आप वोट मत दीजिए। हर हालत में अच्छे आदमी को ही वोट दीजिए, चाहे वो जीते हारे, वो किसी दल का हो, गलत आदमी को वोट मत दीजिए। तो जब अच्छे प्रतिनिधि चुनकर आएंगे तभी एक अच्छी व्यवस्था बन सकती है। दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण किया। मतलब आज जो पूरी बिहार की व्यवस्था चलती है उसको 5-7 अफसर और 5-7 नेता मंत्री चलाते हैं। वहीं से सब कुछ तय होता है, वहीं से सारा चीज डिसीजन लिया जाता है, वहीं से फंड एलोकेट होता है, वहीं से चोरी की शुरुआत होती है। तो इन देशों ने ये सिखाया कि अगर आप सत्ता और संसाधन का बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण कर दें तो उससे भी करप्शन को कम करने में आसानी होगी। तो जनसुराज उस पर क्या कह रहा है कि अगर जनसुराज की व्यवस्था बनी तो पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं इनके जरिए कम से कम 1/3 विकास का राशि खर्च किया जाएगा। अब आप में से कोई खड़ा होकर ये कह सकता है कि भैया जो पंचायती राज में नेता जीत कर आया है वो भी तो भ्रष्ट है, मुखिया पर सरपंच वार्ड सदस्य भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है, उससे भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? बिल्कुल रुकेगा। आप ये समझिए कि यहाँ पर नल जल योजना आपने सुना होगा, उसमें बड़ा व्यापक भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार का असर क्या हुआ, जितने वार्ड सदस्य उस समय थे 90% वार्ड सदस्य, टू बी प्रिसाइज 91% वार्ड सदस्य चुनाव अपना हार गए और करीब करीब 80% मुखिया जी लोग चुनाव हार गए। लेकिन क्योंकि उन्होंने नल जल में घोटाला किया था, गलती की थी, लेकिन उस नल जल को बनाने में जिन अफसरों ने घोटाला किया था वो आज भी कहीं ना कहीं अफसर बने हुए हैं। तो अगर चुना हुआ जनप्रतिनिधि गलती करता है और जनता सजग है तो आप उसको हटा सकते हैं। जो अफसर चोरी करता है वो पता नहीं चलता है। तो इसलिए दूसरा मंत्र यह है कि बड़े पैमाने पर सत्ता मतलब डिसीजन मेकिंग, सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण किया जाए। तीसरा हथियार है जन सहभागिता। लोगों को पता ही नहीं है कि उनका अधिकार क्या है। आपको ये पता ही नहीं है कि आपके गांव की कौन सी योजना है जिसमें आपका हक है। भाई साहब बता रहे इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन कम है, तो आयुष्मान कार्ड की जो योजना है यहाँ बिहार में सबसे कम है। जो कृषि बीमा योजना है सबसे कम रजिस्ट्रेशन उसमें बिहार में है, क्योंकि लोगों की जागरूकता नहीं है। तो तीसरा बात यह है कि जो भी सरकारी योजना है, सरकारी व्यवस्था है, उसको जनता के बीच में रखा जाए ताकि जनता को जानकारी हो कि उनका हक क्या है, उनके लिए योजना क्या है। और अंतिम बात, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग, बहुत बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी करप्शन को रोका जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं अभी स्मार्ट मीटर लगा है, तो अगर सरकार बिजली के लिए स्मार्ट मीटर लगा सकती है, आप जरा 1 मिनट सोचिए, अगर नल जल योजना में सरकार ने स्मार्ट मीटर लगा दिया होता तो पटना में बैठे बैठे सरकार को ये जानकारी होती कि कितने बजे मोटर ऑन हुआ, कितना पानी उससे निकला, किस घर में कितना पानी गया, कितना पानी नहीं गया। तो जो जनसुराज की सोच है, भ्रष्टाचार बिहार में खत्म करने का दावा हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत बड़े पैमाने पर कम किया जा सकता है। और कम करने के 4 सूत्री प्रोग्राम है। अच्छे लोगों का, अच्छे जनप्रतिनिधियों का चुनाव, दूसरा सत्ता और संसाधन का बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण, तीसरा जन सहभागिता और चौथा बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल।